क्वेश्चन नंबर 10 पे अगर हम फोकस करें तो बेटा उसने आपको दिसंबर 2012 पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट जो कि ईयर फाइनलाइज हो चुका हुआ है वो दे दी हुई है और 2013 का कैश बजट आपसे प्रिपेयर करने को कहा है। और देखो बेटा आखिरी स्टेटमेंट क्या दे रहा है रिक्वायरमेंट में कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड ऑल ट्रांजेक्शन्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर। ठीक है जी, चले देखते हैं जी डाटा। सबसे पहले देखो आपको इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट दे रहा है। मैं इसको ज़रा रिलेट करता हूँ पॉइंट नंबर 8 से। ये आप किस बेस पे इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बेस पे। यानी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है? जिसमें आपके जो यूनिट्स होते हैं वो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर बेटा वैल्यूड होते हैं। अब अगर आप अपनी इनकम स्टेटमेंट देखो तो आपको अंदाज़ा भी होगा सेल्स में से टोटल COGS माइनस हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या क्या होगा? डेफिनेट सी बात है, इसके अंदर रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फुल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जिसके अंदर वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों प्रोडक्शन कॉस्ट होंगी। इसके ऊपर ही आपके ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स वैल्यू होते हैं, यानी कि जो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट है इसके ऊपर। यानी कि इस सवाल को अगर पिछले सवाल से कंपेयर करें, यहाँ पे उसने प्रॉपर COGS की स्टेटमेंट बनाई हुई है। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 722, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द यूनिट्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड है। उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री अलग से एडजस्ट हुए हैं, तो मेरे पास कौन सी कॉस्ट आई है? कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट हैव बीन सोल्ड। ये सिर्फ पुरानी चीज़ें तुमसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स क्लिक हो रहा है ना, समझ आ रही है ना? पिछले सवाल में कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर जो रॉ मटेरियल कंज्यूम था उसने वो दिया हुआ था, उसके अंदर जो वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट और फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट लगी हुई थी उसने वो दी हुई थी। लेकिन इस सवाल में उसने COGS को प्रॉपर मेंशन किया, बनाया है जैसे बनाना चाहिए। यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पकड़ी, ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स को एडजस्ट किया तो ऑटोमेटिकली क्या कैलकुलेट होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो हेयर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेसिकली आर द कॉस्ट दैट हैव बीन इनकर्ड इन द यूनिट्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड नॉट सोल्ड। चले बहरहाल ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं, फाइनेंशियल चार्जेस हैं और PBT है। अच्छा इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है जी, वो ज़रा देखते हैं। कह रहा है कि 2013 में अगले साल में आपका प्लान क्या है कि आप मार्कअप कितना अर्न करोगे? 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स। पहले भी बात हुई थी बेटा, ये जो मार्कअप ऐड करके कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर या कॉस्ट दे दी जाए और मार्जिन दे दिया जाए उससे प्राइस पे पहुंचना, इससे जो प्राइस आती है या रेवेन्यू आता है वो ग्रॉस आता है। उसके बाद की बात होती है कि हमने कहा कि भाई इसमें से हमने कुछ डिस्काउंट्स भी देने हैं, हमने फॉर एग्जांपल कुछ कमीशंस ऑफर करने हैं। वरना इस अप्रोच से कॉस्ट प्लस मार्कअप या कॉस्ट और मार्जिन के डाटा को यूज़ करते हुए जो आप रेवेन्यूज़ निकालते हो ये हमेशा ग्रॉस इन नेचर होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगर कहीं सवाल में हमें नज़र आता है कोई डिस्काउंट वगैरह तो देख लिया जाएगा उसको। बहरहाल फिर वो मज़ीद क्या कह रहा है कि सेल्स वॉल्यूम एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीज़ करेगा बाय 20%। सेल्स वॉल्यूम का वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज़ हमेशा सवाल में नज़र आ जाता है। ठीक है, कैश सेल्स वुड बी मेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2% एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट नेट कैश सेल्स आफ्टर डिस्काउंट वुड कॉन्स्टिट्यूट 20% ऑफ द टोटल सेल्स। ओके, कह रहा है कि कैश सेल्स जो है वो 2% डिस्काउंट पे होंगी। और ये हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? कैलकुलेट करने के लिए एक रेफरेंस वैल्यू उसने दे दी है। कह रहा है ये जो तुम टोटल सेल्स निकालोगे ना COGS का 50% मार्कअप रख के, उस टोटल सेल्स का अगर तुम 20% करोगे ना तो ये नेट कैश सेल्स आफ्टर डिस्काउंट तुम कैलकुलेट कर सकते हो। वहां से कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें बताया, लेकिन होगी वो कौन सी वैल्यू? आफ्टर डिस्काउंट, कैश सेल्स आफ्टर डिस्काउंट। अच्छा अब जरा आते हैं मजीद डाटा पढ़ते हैं। कहता है कि ओपनिंग डेटर्स और क्रेडिटर्स तुम्हारे पास 90 मिलियन और 40 मिलियन है। डेटर्स में इंक्रीज है 20% से। ठीक है जी, अभी मैं थोड़ा और डाटा पढ़ता हूँ फिर तुम्हें और चीज़ें रिलेट होना शुरू होंगी। परचेजेस और अदर एक्सपेंसेस ये पे होते हैं 60 दिनों में और 35 दिनों में। ये उसने क्या दे दिया? पेएबल टर्नओवर इन डेज फॉर सप्लायर्स एंड फॉर अदर एक्सपेंसेस। अच्छा इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अब देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ब्रेक कर रहा है तुम्हारे लिए। कह रहा है कि इसके अंदर ना रॉ मटेरियल कंज्यूम शामिल है और वेरिएबल और फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट शामिल है। और जाहिर सी बात है, हम जानते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो जाहिर है इसके अंदर ये सारे खर्चे शामिल होंगे तीनों, यानी कि फुल प्रोडक्शन कॉस्ट उसने बता दी है। और रेशो उसने दे दी है 35, 45 और 20। फिर कहता है फिक्स कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन भी शामिल है 3 मिलियन की। फिर कहता है इफेक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज इन 2013 क्या है? कहता है रॉ मटेरियल्स के ऊपर वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन पे क्या क्या इन्फ्लेशन है? 8%, 10% एंड 6% रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, 8%, 10% और 6% रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे अगेन हमें इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। इन्फ्लेशन उसने कह तो दी है 8%। पिछले साल की रॉ मटेरियल कंजम्पशन पकड़ के मैं स्ट्रेट अवे अगले साल की रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैलकुलेट कर लूँ बाय अप्लाइंग द इन्फ्लेशन, गलती होगी। क्यों? FIFO लग रहा है, FIFO लग रहा है, ध्यान रखना पड़ेगा। देखेंगे यही वाला पॉइंट रिपीट होगा जो कि मैंने पिछले सवाल में बताया था तुम्हें।
तो वहाँ पे करेंगे, डोंट वरी। फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट को तोड़ रहा है। अभी देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को तोड़ा था, किस लिए तोड़वाया था मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को उसने? क्योंकि बेटा हर एक पे डिफरेंट इंपैक्ट लगना है अगले साल की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए। क्या ख्याल है बेटा? रॉ मटेरियल कंज्यूम पे अलग इन्फ्लेशन लगनी है और उस पर वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज भी लगना है। वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट पे इन्फ्लेशन अलग है और वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज लगना है। फिक्स्ड कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन शामिल है, डेप्रिसिएशन पे कुछ भी नहीं लगना, लेकिन जो अदर फिक्स्ड कॉस्ट होगी कन्वर्जन कॉस्ट, उसके ऊपर सिर्फ इन्फ्लेशन, इसलिए उसने तोड़वाया, जैसे पिछले सवालों में हमने देखा है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट को बेटा वो तोड़ता है, वो कहता है कि ये जो तुम्हें कॉस्ट नज़र आ रही है 100 मिलियन की ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसके अंदर 9 मिलियन की डेप्रिसिएशन शामिल है और एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट कितनी शामिल है? 16 मिलियन, यानी बाकी कितना रहेगा तुम्हारा? 25 गया, 75 मिलियन रह गया बाकी, ऐसा ही है। ऑल अदर कॉस्ट वेरी इन लाइन विद द सेल्स, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि जो 75 मिलियन है ये सेल्स के हिसाब से वेरी करती हैं, यानी कि इन पे वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज डिक्रीज जो लगाना है वो किसका लगाना है? सेल्स का, वो वेरिएबल इन नेचर है। प्राइस इफेक्ट ऑन द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट 6% और 10% है, यानी कि जो ऊपर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट मिलियन है इस पर इन्फ्लेशन बेटा कितनी लगनी है? 6% की, और जो 75 मिलियन हमने साइड पे किया था वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट का, उस पर 10% की इन्फ्लेशन लगी। तो यानी इस सवाल में इन्फ्लेशन रेट्स भी डिफरेंट है, ठीक है। डेप्रिसिएशन 2013 की वही है जो 2012, यानी कि इसमें कोई चेंज हमने नहीं करनी। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, अभी मैं शेयर करता हूँ आपसे कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, इसको एज एन आइटम तो कहीं पे भी नहीं लेना क्योंकि कैश बजट है, ठीक है, लेकिन इसका इम्पैक्ट होगा, खुद सोचें ज़रा कहाँ पे होगा। सिर्फ इतने तक ही अगर मैं रखूँ आपको, तो ज़रा सोचें डेप्रिसिएशन को कहाँ हम यूज़ करेंगे। आप खुद सोचें, सवाल में सेल रेवेन्यू की कैलकुलेशन डिपेंडेंट है COGS के ऊपर, वहीं से कैलकुलेट करवा रहा ना, यानी कि तुम्हें अगले साल का COGS चाहिए, फिर उस पर मार्कअप ऐड करोगे ताकि टोटल सेल रेवेन्यू निकले, ऐसे ही है। COGS कैसे कैलकुलेट होता है? वो तो तभी होगा ना जब मुझे COGS बशमूल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। COGS मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऑल दो कैश बजट है, कैश बजट के तहत मुझे जो आइटम्स चाहिए वो पता क्या क्या होंगी? इधर देखें, कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स, कैश पेड टू द सप्लायर्स, कैश पेड फॉर अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। लेकिन तब तक कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स मैं नहीं कैलकुलेट कर सकूंगा जब तक टोटल सेल्स नहीं आएगी, उसको कैश और क्रेडिट सेल्स में तोड़ूंगा नहीं और उसकी कैलकुलेशंस करूंगा। तो टोटल सेल्स तब तक नहीं आएगा जब तक COGS कैलकुलेट नहीं होगा। COGS कैलकुलेट करने के लिए तो मुझे नॉर्मली कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी ना, उसमें तो डेप्रिसिएशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा डेप्रिसिएशन कहीं पे भी नहीं आना, ठीक है, क्योंकि इट इज़ अ नॉन कैश आइटम। अभी मैं उस पर भी आता हूँ, ज़रा और डिटेल खोलता हूँ आपके सामने। मजीद क्या कह रहा है बेटा? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री पिछले साल के क्लोजिंग में कितनी थी? 21.06 मिलियन पिछले साल की क्लोजिंग, यानी ओपनिंग दे दिया उसने रॉ मटेरियल। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज एस्टिमेटेड एट 97 मिलियन, इस साल की क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स दे दिया उसने। और देखो पिछले साल की क्लोजिंग भी है 89, यानी ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स भी आ गई, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स भी आ गई, और मुझे अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगले साल की कैलकुलेट हो जाए तो COGS आ जाएगा। यस, डाटा मुझे देखो, चीज़ें थोड़ी सी बिट्स एंड पीसेस में क्लियर होना शुरू हो गई हैं। देखो ना, ओपनिंग फिनिश गुड्स दे दिया, पिछले साल का क्लोजिंग अवेलेबल है, क्लोजिंग का अभी उसने बताया कितना है? 97 मिलियन, 97 है ना, 97 मिलियन, और पिछले साल का क्लोजिंग जो है हमारा ओपनिंग हो जाएगा 89, 97। तो मैं अगर यहाँ पे अपडेटेड अगले साल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लूँ तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट आई विल बी एबल टू सॉल्व व्हाट, कैलकुलेट व्हाट COGS। COGS आ गया, इसमें मार्कअप ऐड कर देंगे 1.5 का, क्या आ जाएगा बेटा? सेल रेवेन्यू। इसको तोड़ लेंगे, एक हिस्सा इसका कैश सेल्स है, एक इसका क्रेडिट सेल्स है। कैश सेल्स से तो रिकवरी बड़े मजेदार है, सीधा सीधा रिपोर्ट हो जाएगी इधर, क्या ख्याल है? इसमें देखो एक बड़ी मजेदार गेम है, कौन सी वाला? डेज वाली। अब ये देखो कैसी कैसी गेम है। क्रेडिट सेल्स तुम्हारे पास आ जाएगी, टी अकाउंट बनाओ जरा डेटर्स का, वही वर्किंग कैपिटल की एप्लीकेशन आने लगी है। ओपनिंग डेटर्स सवाल में दिए हुए हैं, यस, ओपनिंग डेटर्स देखें। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट ओपनिंग डेटर्स दिए हुए, फिर वो क्या कहता है आगे देखो, क्लोजिंग डेटर्स में कितना इंक्रीज है? 20%, यानी क्लोजिंग भी आ गए। इधर देखो सेल्स यहां से आ गई कि नहीं आ गई? यस, बैलेंस से क्या निकला है? कैश रिसीव। जहन में रखो, ये यहाँ पे तुम्हारे साथ पता कैसे प्ले कर सकता था, जो कि उसने नहीं किया। आगे कुछ सवालों में उसने किया वैसे, वो तुम्हें क्लोजिंग देता ही ना, वो पता क्या कहता कि डेटर्स से रिकवरी होती है 40 दिनों में, यानी कि रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज दे देता। तुम फिर पता कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? ये सेल्स
ओवर 365 इंटू 40, यहाँ से क्या निकला था मेरे पास, एवरेज रिसीवेबल्स वही आपका क्लोजिंग रिसीवेबल्स भी है। उसने ये इसी सवाल में प्ले करवाया हुआ परचेजेस के लिए, लेकिन यहाँ पे उसके पास पूरी ताकत ही कैसे कर लेता, लेकिन उसने आसान कर दिया आपके लिए। उसने कहा नहीं यार मैं खुद बता देता हूँ आपको, क्लोजिंग डेटर जो है ना वो इंक्रीज कर रहे हैं बाय 20%, ये वैल्यू उसने खुद दे दी आपको, ऐसे यहाँ तंग नहीं किया आपको। लेकिन वैसे अभी तो मैं सिर्फ स्ट्रक्चर शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ कि इसमें कैसे वर्किंग होगी। अच्छा, इसके अलावा क्या कह रहा है, कह रहा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, FIFO यूज़ हो रहा है। फाइनेंशियल चार्जेस कह रहा है बेटा इसमें इजाफा है 10% का और पे होता है क्वार्टरली बेसिस पे ऑन फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। एक क्वार्टर के जो फाइनेंशियल चार्जेस हैं वो अगले क्वार्टर की पहली तारीख को पे होते हैं। इसका मतलब है इस साल में जो फाइनेंशियल चार्जेस पे होंगे, देखो जो पिछले साल के जो इनकम स्टेटमेंट में फाइनेंशियल चार्जेस आ रहे हैं कितने हैं, 16। अगले साल में अब पेमेंट के हिसाब से ज़रा जहन में रखना है, जब पेमेंट की बारी आएगी तो हमारे इस साल के जो हमारा बजटेड ईयर है इसके पहली तारीख को कौन से फाइनेंशियल चार्जेस पे होंगे, पिछले साल के लास्ट क्वार्टर के, यानी कि 16 डिवाइड बाय 4 कह सकते हैं। और अगली 3 पेमेंट्स कौन सी होंगी, हमारे इस साल का पहला क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर, यानी कि 16 पे हम बेटा इंक्रीमेंट लगाएंगे 10% का और इसके 3 क्वार्टर्स की पेमेंट, यानी कि इस साल में एक पिछले क्वार्टर की पेमेंट होगी और इस साल के पहले 3 क्वार्टर्स की पेमेंट ये इस साल के अंदर हमारी आ रही होगी। यानी इस साल का जो आखिरी क्वार्टर है जो कि सितंबर में एंड हो जाना है, उसकी पेमेंट 1 अक्टूबर को जाके होगी। उसके बाद हमारा इस साल के सारे फाइनेंशियल चार्जेस पे ऑफ हो जाएंगे। सो इस तरह से हमें इसकी भी वर्किंग बनानी पड़ेगी, बहरहाल ये आसान है। इसके अलावा बेटा डिविडेंड्स के अंदर उसने आपसे टेस्टिंग की हुई है। ये सिंपल बेसिक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। मुझे ज़रा खुद सोच के बताओ कौन सा डिविडेंड इस साल पे होना है। पिछले साल का फाइनल डिविडेंड है और बोनस शेयर्स हैं, वो कहाँ पे होने हैं, इस दफ़ा पे होंगे। यस, पिछले साल के जो प्रपोज्ड होते हैं फाइनल डिविडेंड्स होते हैं वो इसी साल पे होंगे ना। एक तो सर हमें 20% का कैश डिविडेंड फाइनल पिछले साल का वो पे करना पड़ेगा। फिर 2013 का इंटरम भी है और कैश भी है, फाइनल भी है, कौन सा होगा, इंटरम। परफेक्ट। जो 2000 अगला जो हमारा साल है 2013 का इंटरम डिविडेंड ये आएगा, इसी साल में आएगा। और जहन में रखें पहले बोनस शेयर्स ऐड कीजिएगा, 2012 में बोनस शेयर्स भी हैं, तो जो इंटरम डिविडेंड होगा ना अगले साल का, दैट विल बी आफ्टर द एडिंग ऑफ द बोनस शेयर्स। तो उसके ऊपर आपने बेटा इंटरम कैश डिविडेंड जो है वो पे करना है। फाइनल कैश डिविडेंड अगले साल का वो उस में नहीं आएगा, वो 2014 में जाएगा। ये सिंपल अकाउंटिंग का उसूल है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अब देखो वो उसने इस सवाल में, अभी तुमने अगर पूरा स्ट्रक्चर बनाऊँ, मैं तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। ये देखो सिंपल जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड में बनती है। मैं चलो हेडिंग दे लेता हूँ, लेट मी कॉल इट के कैश इनफ्लोज। ओपनिंग तो था कोई नहीं, उसने कुछ नहीं बताया, ठीक है। कैश इनफ्लोज, उसमें बेटा क्या क्या होगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल्स, ऐसा ही है। फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट सेल्स, डन हो गया। इसको मैं फॉर एग्जांपल कह लेता हूं कैश इनफ्लोज, बजटेड कैश इनफ्लोज, ठीक है जी। फिर बेटा हेडिंग दे लें किसकी, कैश आउटफ्लोज की। क्या क्या पॉइंट्स होंगे ये देखें, कैश पेड टू सप्लायर्स यानी कि क्रेडिटर्स, फिर कैश पेड फॉर अदर एक्सपेंसेस, फिर उसके अलावा क्या है, फाइनेंशियल चार्जेस, और फिर डिविडेंड। सारी पेमेंट्स लेनी है ना। और फिर एज अ रिजल्ट ऑफ इट यू विल गेट व्हाट, बजटेड कैश आउटफ्लोज, डन। एज अ रिजल्ट ऑफ इट फाइनली बेटा क्या कैलकुलेट होगा, इसको क्या कह सकते हैं, बजटेड कैश इंक्रीज या डिक्रीज, ए माइनस बी, दैट्स इट। कोई ओपनिंग नहीं है सवाल में, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर ये बातें तो मैंने क्लियर की हैं काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर वाइज। ये देखो यहाँ पे तुम्हारे साथ कैसे प्ले करेगा, कैश पेड टू सप्लायर्स, ये देखो
अभी कर लें, चले तब जब कर रहे होंगे तब डिस्कस कर लें इसको। ये देखो ना, परचेजेस के बारे में उसने क्या बताया हुआ सवाल के अंदर कि आपका पेएबल टर्नओवर इन डेज कितना है। मैं क्रेडिटर्स के चले अकाउंट से बता ही देता हूँ, फिर एक ही दफ़ा कर लेंगे, ज़रा बंदा पीस ऑफ माइंड से करता है। ये देखो ओपनिंग क्रेडिटर्स सवाल में दिए हुए, यस पॉइंट नंबर 2 देखें, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग नहीं दिया हुआ सवाल के अंदर। और यहाँ परचेजेस होते हैं, ऐसा ही होता ही यहीं पे है। और यहाँ पे क्या होता है, कैश पेड, यहाँ पे होते हैं क्लोजिंग। परचेजेस भाई साहब ने कहाँ से कैलकुलेट करवाया है, ये देखो रॉ मटेरियल के अकाउंट से, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के अकाउंट से। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के अकाउंट में क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस डन, इसने दिया हुआ सवाल के अंदर। देखो पॉइंट नंबर 7 देखें, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन, ठीक। रॉ मटेरियल कंजम्पशन वो भी मैं निकाल सकता हूं सवाल में, FIFO के उसूल से, अभी पिछला सवाल करके आए हैं, इधर देखें FIFO के उसूल से कैलकुलेट हो गया। क्लोजिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, कैसे उसने बताया हुआ, ये देखो पॉइंट नंबर 7 का एंड पे पढ़े, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वुड बी मेंटेन्ड एट 30 डेज कंजम्पशन। सर एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंजम्पशन ओवर 365 इंटू 30, क्या निकलेगा, एवरेज रॉ मटेरियल, और वही आपका बेटा क्लोजिंग भी होगा। बैलेंसिंग क्या निकलाएगी, परचेजेस, फुल परचेजेस निकलाएंगे। परचेजेस पकड़ी, यहाँ पे प्लेस हो गई क्रेडिटर्स के अकाउंट में। और मैं जानता हूँ एवरेज पेबल्स कैसे निकलता है, एवरेज पेबल्स इज इक्वल टू परचेजेस ओवर 365 इंटू पेएबल टर्नओवर इन डेज कितने हैं 60। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्लोजिंग। बैलेंसिंग क्या निकला है, कैश पेड। बात समझ रहे हैं। पहले ये देखो दो उसने फॉर्मूलाज वो लगवाए हैं इस सवाल के अंदर, एक एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का जिससे जो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है, फिर एवरेज क्रेडिटर्स का फॉर्मूला जो कि परचेजेस की बेस पे, इससे क्लोजिंग क्रेडिटर्स निकला है आपके पास, और कैश पेड। वो जो मैं यहाँ पे नहीं तो मैं समझा रहा था कि वो क्लोजिंग डेटर्स भी निकलवा सकता है सेल्स की बेसिस पे, लेकिन यहाँ उसने आसानी कर दी है। बात समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वैसे ही प्ले करवा लिया तुमसे, बात समझ रहे हैं। लेकिन अभी इसमें कुछ पेचीदगियाँ हैं, मैंने सारी हाईलाइट नहीं की। इसी तरह से देखो एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, सबका के अगेंस्ट कैश पेमेंट आपने कैलकुलेट करनी है। किस अकाउंट से निकलेगा, अदर एक्सपेंसेस के अकाउंट से। जितने भी इसके अलावा बेटा अदर एक्सपेंसेस हैं, यानी कि मैं सिर्फ रॉ मटेरियल साइड पे कर दूंगा, बाकी जितने भी अखराजात हैं वो अदर एक्सपेंसेस के अकाउंट से निकलेंगे। ये देखें आपके पास बेटा ओपनिंग बैलेंस होगा एक्सपेंसेस का, क्लोजिंग बैलेंस होगा, यहाँ पे आपके पास बल्कि नहीं, इसको रिवर्स प्लेस होना चाहिए क्योंकि ये पेमेंट का है ना। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ पे आपके पास एक्सपेंसेस आ जाएंगे और यहाँ पे कैश पेड आ जाएगा। ठीक है जी। तो ड्यूरिंग द पीरियड आपके पास एक्सपेंसेस, इसकी बेसिस पे क्लोजिंग कैलकुलेट होगा। मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, अदर पेबल्स की बात हो रही है। अदर पेबल्स का जो काउंट है, ये अदर एक्सपेंसेस ना कहें, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक लिख दी है। अदर पेएबल्स का जो अकाउंट है, ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल और एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड, और बैलेंसिंग क्या है, कैश पेड। अदर पेएबल्स का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, अदर एवरेज पेएबल्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड ओवर 365 इनटू इसका पेएबल टर्नओवर इन डेज, वो कितना है 35। ये देखिए सेकंड पॉइंट पढ़े, थर्ड पॉइंट, परचेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस दे आर पेड इन 35 डेज। तो ये देखें जो भी अदर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड हैं उसकी बेसिस पे क्लोजिंग कैलकुलेट हो गए, और ओपनिंग बैलेंस उसने सवाल में नहीं दिया हुआ, वो पिछले साल के अदर एक्सपेंसेस की बेसिस पे पिछले साल का क्लोजिंग यानी ओपनिंग कैलकुलेट हो जाएगा, एंड बैलेंसिंग विल बी कैलकुलेटेड एज कैश पेड अगेंस्ट अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस हैं कौन से, कुछ छुपे हुए हैं बेटा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ये देखो वेरिएबल एंड फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट, और कुछ हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर। ये सारे अदर एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि देखो एक पेएबल तो कैलकुलेट हो गया और वो था सप्लायर्स वाला, ठीक है। ये तो हो गया ना कैलकुलेट, कैश पेड टू सप्लायर्स, यहाँ से निकला है, इधर देखें कैश पेड टू सप्लायर्स। अब क्या निकालना है, कैश पेड फॉर ऑल अदर एक्सपेंसेस, यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर वेरिएबल एंड फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट, एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर कौन सा, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे और वेरिएबल अखराजात, यानी कि सारे एक्सपेंसेस आपने। तो ये अगले साल के एक्सपेंसेस भी निकल आएंगे, पिछले साल के एक्सपेंसेस भी होंगे, पिछले साल के एक्सपेंसेस की बेस पे पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा, इस साल के एक्सपेंसेस की बेस पे इस साल का क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा। सो यूजिंग दिस टी अकाउंट यू कैन इजीली कैलकुलेट कैश पेड फॉर
अदर एक्सपेंस। ये भी अगेन सारी की सारी वही कहानियाँ हैं जो तुम कैश बजट में यूज़ कर रहे होते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में यूज़ कर रहे होते हो, ऐसे नहीं निकालते। ये जो अदर एक्सपेंसेस का डायरेक्ट मेथड के ज़रिए से अगर तुमने कैश पेमेंट फॉर द अदर एक्सपेंसेस निकालना होता है तो ऐसा ही होता है, बस फ़र्क ये है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस तुम्हें वो गिवन होते हैं वहाँ पे, एक्सपेंसेस का डाटा यहाँ पे रखते हो और बैलेंसिंग क्या निकाल रहे होते हो, कैश पेड। हर एक टी अकाउंट से यही कैश की वैल्यू एज ए बैलेंसिंग निकाल के ही तुमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में डालनी होती है ना, वही कहानी है। सिर्फ उसने तुम्हें तंग कहाँ किया है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं दिए, वो ड्यूरिंग द पीरियड एक्सपेंसेस की बेस पे क्लोजिंग बैलेंसेस कैलकुलेट हो रहे हैं, दैट्स इट। सो फ्रॉम दैट यू विल बी एबल टू कैलकुलेट व्हाट, कैश पेड फॉर अदर एक्सपेंसेस। ये मेरा ख्याल है जो चीज़ें मैंने बीच में डिस्कस करनी थी वो सारी मैंने शुरू में डिस्कस कर दी। चलो खैर और इजाफी चीज़, मुझे सवाल में कहीं प्रोडक्शन वॉल्यूम का इंक्रीज नजर आ रहा है? नहीं है, सुन लें, नहीं है, सिर्फ सेल्स वॉल्यूम का इंक्रीज गिवन है और वो है 20%। अब इस सवाल में एक जो इशू है ना वो पता क्या है, इस सवाल में इशू ये है, अब मैं ये लॉजिकल ग्राउंड्स पे सारी बात कर रहा हूँ क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपके जहन में ये सवाल आने चाहिए और ये सवाल एड्रेस होने चाहिए। इस सवाल में ना मेरे पास यूनिट्स की डिटेल है, कहीं आपको यूनिट्स का जिक्र ही नहीं मिलेगा, सिर्फ रुपीज़ में सारा सवाल है, सारा सवाल रुपीज़ में है, ना कहीं रेट का जिक्र है। मुझे फॉर एग्जांपल ये देखो ना, ओपनिंग फिनिश गुड्स हैं, क्लोजिंग फिनिश गुड्स हैं, मुझे अगर रेट भी पता चल जाता ओपनिंग का और क्लोजिंग का तो मैं बैलेंसिंग यूनिट्स निकाल के देख लेता कि इन्वेंट्री लेवल्स में इंक्रीज़ आ रहा है, डिक्रीज़ आ रहा है, क्या मामला है। मुझे उसने सिर्फ रुपीज़ दिए हुए हैं, रुपीज़ ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के पिछले साल के 81 मिलियन है, क्लोजिंग है 89 मिलियन है और अगले साल के क्लोजिंग कितने हैं, 97 मिलियन है। मुझे ये निकालना मुश्किल है सवाल में, बल्कि नामुमकिन है कि यार इन्वेंट्री लेवल में इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, ये तो वैल्यू में इंक्रीज़ आ रही है। यार ऐसे भी तो हो सकता है, इधर देखो ना ज़रा, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, ओपनिंग फिनिश गुड्स भी 1 मिलियन थे, 1 मिलियन यूनिट्स थे और क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी क्या थे, 1 मिलियन यूनिट्स। ओपनिंग का रेट क्या था, 81, क्लोजिंग का रेट क्या था, 89, क्योंकि इन्फ्लेशन चल रही है। भाई ओपनिंग यूनिट्स जो थे वो 81 रुपीज़ फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे वैल्यू हुए थे, उनका रेट था 81 रुपीज़ पर यूनिट, क्लोजिंग का रेट था 89 रुपीज़ पर यूनिट। क्या जवाब, 81, 89। इन्वेंट्री लेवल में कुछ चेंज आ रहा है? नहीं। सो ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यू मतलब डिफरेंट हो सकती है इवन व्हेन द यूनिट्स आर सेम। तो अगर इन्वेंट्री लेवल सेम है इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा जो प्रोडक्शन है वही सोल्ड है। अब मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है इस सवाल के अंदर, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल रेट अवेलेबल हो जाता फॉर इंस्टेंस तो मैं यूनिट्स निकाल के चेक कर लेता कि यूनिट्स में इंक्रीज है। अगर तो प्रोडक्शन वॉल्यूम डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ द सेल्स वॉल्यूम तो फिर मैं वैसे ही करता जैसे पिछला सवाल था, उसमें डिटेल थी, सोल्ड यूनिट्स थे, ओपनिंग क्लोजिंग की यूनिट्स अवेलेबल थे और मैंने बैलेंसिंग क्या निकाला, प्रोडक्शन यूनिट्स, तो वो डिफरेंट थे। लेकिन यहाँ पे कोई डिटेल नहीं है जिससे मुझे पता चल सके, मैं निकाल सकूँ कि प्रोडक्शन और सेल वॉल्यूम में फ़र्क है या नहीं। तो चूँकि डाटा नहीं है, हेयर आई हैव टू अज्यूम कि वट एवर इज़ द सेल वॉल्यूम इंक्रीज द सेम इज़ द प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज। ये मैं क्यों इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट से आपने हटना नहीं है। मैं इसको रिव्यू करवाने के लिए पिछले सवालों का आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे पिछला सवाल था वो तो हमें क्लियर है, याद है कि सेल्स वॉल्यूम उसने यूनिट्स दिए हुए हैं तो हम इजीली प्रोडक्शन वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे थे। इससे पिछले सवालों में अगर आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 5, 4, 3 में, यहाँ पे तो ओपनिंग क्लोजिंग यूनिट्स ही नहीं थे। जहाँ जहाँ जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है मैं साथ साथ कंपेयर कर रहा हूँ ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक देख लो, कहीं पे भी आपको कहीं ओपनिंग क्लोजिंग यूनिट्स नजर आएंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी नजर नहीं आएंगे, ओपनिंग क्लोजिंग यूनिट्स ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग यूनिट्स हैं वहाँ पे मेरा राइट है कि मैं ये जानूँ कि भाई यूनिट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, उसी से तो पता चलेगा कि प्रोडक्शन वॉल्यूम सेल्स वॉल्यूम से डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे डाटा ही नहीं है, सिंस द डाटा इज नॉट देयर। और ये जहन में रखें, इन्फ्लेशन मैं हवा में नहीं अज्यूम कर रहा, उसने बताया हुआ है। आप देखें ना, सवाल पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 10 में हर चीज़ इन्फ्लेट हो रही है, रॉ मटेरियल्स इन्फ्लेट हो रहे हैं, आपका वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट इन्फ्लेट हो रहा है, फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट इन्फ्लेट हो रहा है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है आपकी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट इन्फ्लेट हो रही है अगले साल में, तो पिछले साल में भी हुई होगी। सो इट्स नॉर्मल टू से कि यार मुझे नहीं पता इसके अंदर के क्या असल डाटा था, लेकिन हेयर आई हैव टू अज्यूम ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द डाटा कि वट एवर इज द सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज ऑफ 20%, यही क्या होगा, प्रोडक्शन के लिए भी वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज, मैं 20% स्ट्रेट अवे ले लूँगा, दैट्स इट। इसके अलावा कोई पेचीदगी बची नहीं है सवाल के अंदर, कोई भी।
All the complexities in the question have been discussed. Now we can easily solve it. लेकिन अब 5 मिनट रह गए, इसमें मैं मेरा ख्याल है ये 2 आइटम कैलकुलेट कर सकता हूँ, बाकी इंशाल्लाह कल सॉल्व कर लें। चलें फाइनेंशियल चार्जेस पे सर आ जाएं। फाइनेंशियल चार्जेस सर जैसे डिस्कस किया कि पहली पेमेंट क्या होगी पिछले साल के लास्ट क्वार्टर की, यानी कि 16/4 एग्री करते हैं। पिछले साल के 16 थे ओवर 4, पिछले साल के लास्ट क्वार्टर की पेमेंट प्लस अगले साल के एक्सपेंसेस कितने हैं ये देखें 16 × 1.1 एग्रीड, लेकिन इसके 3 क्वार्टर्स की पेमेंट ली जाएगी इंटू 3/4। सर बताएं 16 × 1.1 × 3/4 फाइनल आंसर 17.2। इसी तरह से सर डिविडेंड्स पे आ जाए। डिविडेंड्स में सबसे पहले पिछले साल का फाइनल डिविडेंड पे होगा किस बेस पे बेटा 80 मिलियन 80 × 0.2 प्लस अगले साल में जब जाएगा तो ये देखो 80 के ऊपर एक तो बोनस शेयर्स पे हुए कितने 10%, तो ये अगले साल के लिए मेरे पास शेयर कैपिटल रेडी हो गया। इसके ऊपर अगले साल का इंटरम पे होगा, इंटरम कितना है बेटा 15%। चलो बताओ बिल्कुल ठीक 29.2। कैश सेल्स एक कैलकुलेशन है, क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट कैश की कलेक्शन दूसरी है, फिर जो बेटा आपके क्रेडिटर्स हैं उनको जो पेमेंट करनी है थर्ड आइटम है, और इसके अलावा दीगर जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनकी पेमेंट्स हैं। कल इस पर डिस्कशन हुई थी। ऐसे ही जैसे टी अकाउंट्स से हम बैलेंसिंग फिगर्स कैलकुलेट कर रहे होंगे, लेकिन अब ये सारी कैलकुलेशन बेटा बजटेड होंगी। तो बेटा इसमें जो हमारी सेल्स है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कल हमने बात की थी इस पे, और वो किस पे डिपेंडेंट है कि मैं ज़रा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो उसने पिछली दफ़ा की दी हुई है उसका उसने पिछले साल में रहते हुए ब्रेकअप प्रोवाइड किया हुआ है, तो मैं ब्रेकअप को इस्तेमाल करते हुए उसमें जो भी वॉल्यूमेट्रिक और इन्फ्लेशन का इफेक्ट है पहले मैं अगले साल का बेटा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालूंगा, फिर ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को यूज़ करते हुए आई विल बी कैलकुलेटिंग COGS, ठीक है। फिर उस COGS के ऊपर मार्कअप रख के हम टोटल सेल्स निकालेंगे, उसको फिर तोड़ लेंगे इनटू कैश एंड क्रेडिट सेल्स ताकि हमारे पास कैश कलेक्शंस आ जाए। तो मैंने उसकी एक ही हेडिंग दी है क्योंकि ये हेडिंग के अंदर काफ़ी कुछ कैलकुलेट हो रहा होगा। चले सो लेट्स स्टार्ट विद द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है क्योंकि उसने दे रखी है हमें। जी बेटा कितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी हुई है उसने लास्ट ईयर की 722, ठीक है जी। इसका अगर हम बेटा ब्रेकअप देखते हैं तो इसके अंदर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है और इसके अलावा वो कौन कौन सी वैल्यूज देता है। रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड है, उसकी जो रेशियो देखें ना, जो पॉइंट नंबर हमारा 4 है 35, 45 और 20। रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, वेरिएबल एंड फिक्स्ड, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट एंड फिक्स्ड कन्वर्जन कॉस्ट। ये देखें बेटा 35%, 45% एंड 20%। करें ज़रा इसको ब्रेक तोड़े ज़रा है 252.7, इसका 45% करें 324.9, 20% 144. और बेटा इसके अंदर उसने मेरे ख्याल है फर्दर बताया हुआ कि डेप्रिसिएशन भी है, ऐसे ही है, इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी शामिल है। तो अगर आप इसको बेटा फर्दर ब्रेक करना चाहो तो आप ब्रेक कर सकते हो। इट कैन फर्दर बी बाइफरकेटेड इनटू डेप्रिसिएशन ऑफ 3 मिलियन। और बेटा बैलेंसिंग क्या होगा अदर फिक्स्ड कन्वर्जन कॉस्ट, और ये बनेगी आपकी 141.4 एज अ बैलेंसिंग फिगर। अब बेटा अगले साल के लिए जो बजटेड है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने के लिए देखो हर एक की ट्रीटमेंट डिफरेंट है, ठीक है। अगर मैं बेटा इसकी बात करता हूँ फॉर एग्जांपल वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट की, इसके ऊपर बेटा एक तो इन्फ्लेशन लगेगी। क्या इन्फ्लेशन रेट इसमें बताया है सवाल में, इसी पॉइंट 4 को देखो, कह रहा है 8% मटेरियल के लिए, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट के लिए 10% और 6% फिक्स कॉस्ट के लिए, ठीक है। तो बेटा एक तो इस पे इन्फ्लेशन लगेगी 10% की, और वॉल्यूमेट्रिक कल इस पे बात हुई थी, जो सेल्स वॉल्यूम का इंक्रीज है वही प्रोडक्शन वॉल्यूम के तौर पे यूज कर रहे हैं हम। क्या है बेटा सेल्स का वॉल्यूम का इंक्रीज 20% है, 20%। तो ये बेटा अगले साल के लिए मेरे पास नेक्स्ट ईयर
कैलकुलेट हो जाएगा। ज़रा मुझे वैल्यू बताओ वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट की। 324.9 इंटू 1.1 इंटू 1.2 428.8। बेटा जो फिक्स्ड कॉस्ट है, अभी ये देखें, अभी मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, ये बात गौर से सुने। अभी मैं COGS कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, इसमें डेप्रिसिएशन आएगी, कल बात हुई थी इसके ऊपर, लेकिन हम इसको एज ए आइटम इन द कैश बजट नहीं ले रहे, क्योंकि अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्स की कैलकुलेशन। वो तो एक नॉर्मल तरीके से होगा आफ्टर वी कैलकुलेट द COGS कंप्लीटली। चले तो बेटा फिक्स्ड कॉस्ट को हिस्से में अगर देखा जाए तो अदर फिक्स्ड कॉस्ट इट विल बी इफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन। क्या इन्फ्लेशन है? 8% है। पहली मटेरियल की है, दूसरी 8% है ना, थर्ड पे जो है। तो वॉल्यूम से तो डेफिनेटली हिट नहीं होगी। वैल्यू बताएं। 141.4 6% है, वही मैं पूछ रहा था, मेरा ख्याल है मटेरियल की 8%। बताएं जरा। 149.8 और उसने बेटा बताया भाई डेप्रिसिएशन अगले साल की वही है जो पिछले साल की है, ये भी पॉइंट पढ़ लें 3। ठीक है जी। तो अब सिर्फ हमारा बेटा क्या रह गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके ऊपर मैं वही स्टेप्स लगाने लगा हूं जो कि मैंने रोज लिमिटेड वाला लगवाया था आपसे उस दिन, क्योंकि बेटा FIFO चल रहा है। तो मुझे अब क्या करना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम जब अगले साल का मैं निकालूंगा तो असल में जो इन्फ्लेशन लग रही है वो सिर्फ रॉ मटेरियल परचेजेस के ऊपर लग रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कंप्यूट व्हाट, मैं पहले बेटा रॉ मटेरियल कंजम्पशन ऑफ द नेक्स्ट ईयर निकालूंगा एट द प्रीवियस ईयर्स प्राइस। उसके दो हिस्से होंगे, एक उसका ओपनिंग रॉ मटेरियल और एक ड्यूरिंग द पीरियड जो परचेजेस हैं उसमें से कंजम्पशन। तो फिर मैं उसमें से जब ओपनिंग रॉ मटेरियल एक्सक्लूड कर दूंगा, बाकी को इन्फ्लेट कर दिया जाएगा, ओपनिंग रॉ मटेरियल को अनइन्फ्लेटेड रखा जाएगा। ये एग्जैक्ट 100% बेटा रिपीटेड पॉइंट है। मैं इसको वर्किंग नंबर 1.1 बना लेता हूँ टू कंप्यूट रॉ मटेरियल कंजम्पशन फॉर नेक्स्ट ईयर। ये देखें बेटा, सबसे पहले मैं क्या करने लगा हूँ, ये देखें रॉ मटेरियल कंजम्पशन of next year at previous year's price। और बेटा यहां पे हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज है, स्ट्रेट अवे हम सेल्स वॉल्यूम को लेंगे, क्योंकि हमने अभी जिक्र किया हुआ है इसका। पिछले साल की बेटा क्या थी रॉ मटेरियल कंजम्पशन 252.7 इनटू द वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज इज 1.2। 303.2 ये आ गई रॉ मटेरियल कंजम्पशन अगले साल की। अब अगेन चूंकि FIFO है, एक इसका हिस्सा ओपनिंग रॉ मटेरियल, एक इसका हिस्सा आउट ऑफ द ड्यूरिंग द पीरियड परचेजेस। ओपनिंग को हम करते हैं माइनस, ताकि हमारे पास ड्यूरिंग द पीरियड परचेजेस का प्योर पोर्शन जो है वो हासिल हो जाए। ये भी चीज में इन्फ्लेशन नहीं थी, ओपनिंग रॉ मटेरियल में भी इन्फ्लेशन नहीं थी, तो रिजल्टेंटली जो हमारे पास परचेजेस आएंगी वो भी अनइन्फ्लेटेड ही होंगी। ताकि ये अलहदा हो गई है, ताकि हम इसको सिर्फ पकड़ के इन्फ्लेट कर दें और ओपनिंग रॉ मटेरियल को वापस ऐड बैक कर दें। ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना है बेटा, उसने सवाल में बताया हुआ है, पॉइंट नंबर 7 पढ़ो। रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री पिछले साल के क्लोजिंग में 21.06। चलें बेटा परचेजेस बताएं जो कि अनइन्फ्लेटेड है। 282.18। अगर मैं इसको A बोल दूं तो अब हम निकाल लेते हैं A इंटू इन्फ्लेशन कितनी है। कोई डिस्काउंट तो नहीं अगले साल ऑफर हो रहा, जैसे उस रोज वाले सवाल में था। मेरा नहीं ख्याल डिस्काउंट कोई है, बस इन्फ्लेशन ही लगेगी, है ना। 8% की इन्फ्लेशन है जो कि पॉइंट नंबर 4 में है, नहीं डिस्काउंट वगैरह कोई नहीं है। सो 8% इसको इन्फ्लेट कर देते हैं, क्योंकि दीज आर द परचेजेस दैट विल बी सब्जेक्टेड टू इन्फ्लेशन। वैल्यू बताएं बेटा। 282.18 इंटू 1.08 304.75। बेटा इसमें वापस ऐड बैक कर दीजिए ओपनिंग रॉ मटेरियल्स। तो ये देखें रॉ मटेरियल कंजम्पशन का वो हिस्सा जो परचेजेस में से था इन्फ्लेट हो गया, और वो हिस्सा जो ओपनिंग रॉ मटेरियल था वो एज इट इज ऐड बैक हो रहा है 21.06। अब बताएं बेटा रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितनी है। 325.8। दिस इज द प्रॉपर फिगर ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन फॉर द नेक्स्ट ईयर। इसको यहाँ प्लेस कर लेते हैं, रेफरेंस दे दें वर्किंग नंबर 1.1 का 325 ठीक है जी। इनको बेटा सबको ऐड कर दें अगर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर। करें जरा ऐड।
907.4 वेरीफाई कर लें, ठीक है। चले बेटा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई अगले साल की, ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स, आई हैव द डाटा, आई कैन इजीली कंप्यूट व्हाट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चले ज़रा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेटा ओपनिंग फिनिश गुड्स, यहाँ पे बेशक हेडिंग दे दो छोटी सी COGS की, प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये हमारे पास क्या आ गया COGS। लेट्स कॉल इट फॉर एग्जांपल B। बेटा ओपनिंग फिनिश गुड्स पिछले साल का क्लोजिंग देखो कितना है 89, पहली ग्रेड देखें 89, और हमारा वो जाहिर है अगले साल का बजटेड ईयर का वो ओपनिंग होगा। इसके अलावा अगले साल का भी क्लोजिंग दे रहा है आपको, वो देखो पॉइंट नंबर अगर आप पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 पढ़े, क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्रीज एस्टिमेटेड एट ₹97। बेटा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी निकाली अभी 907.4, वर्किंग 1 से दें रेफरेंस, बताएं ज़रा मुझे COGS कितना है। $899 एग्जैक्ट 899.4। चलें जी COGS आ गया। अब उसने पॉलिसी बताई हुई है कि हमारी क्या है, हम टोटल सेल्स कैसे निकालते हैं। सबसे बेटा पहला पॉइंट पर है SGL प्लान्स टू अर्न द मार्कअप ऑफ 50% ऑन द कॉस्ट ऑफ सेल, और वैसे उसने बताया हुआ है कि वॉल्यूम का इंक्रीज अगले साल 20% है, लेकिन हमारी पूरी की पूरी बेटा सेल्स वैल्यू, टोटल सेल वैल्यू कहाँ से निकलेगी बेटा यहीं से, यानी B इंटू 1.5, बताएं ज़रा 1349.1। अब इसके बेटा दो पोर्शंस हैं। अब उसने देखो आगे पहला वाला पॉइंट ही पढ़े, गाइडेंस ले वहाँ से, कह रहा है कि कैश सेल्स वुड बी मेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2% एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट नेट कैश सेल्स आफ्टर डिस्काउंट वुड कॉन्स्टिट्यूट 20% ऑफ सेल्स, % ऑफ टोटल सेल्स। ये है आपकी टोटल सेल्स, ग्रॉस सेल्स। कल बात हुई थी इसके ऊपर और पहले भी बता चुका हूँ कि बेटा जब मार्कअप मार्जिन की अप्रोच से हम सेल्स निकालते हैं दोज आर ऑलवेज ग्रॉस। तो उसने कैश सेल्स आफ्टर डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए एक रेफरेंस वैल्यू तुम्हें दी है कि यार ये जो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी ना, इसका कितना %, 20% कह रहे हैं, 20% करोगे तो तुम्हारे पास कैश सेल्स आफ्टर डिस्काउंट आ जाएगा। तो पहले तो उसको कैलकुलेट करते हैं ना कि वो कितना बनता है। ये देखो कैश सेल्स आफ्टर डिस्काउंट, इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं C बोल देता हूं तो C का बेटा 20% निकालो जरा, 269 इसको मैं स्ट्रेट अवे उठा के कैश बजट में रख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आफ्टर डिस्काउंट है। मैंने तो कैश बजट में वो वैल्यू लिखनी है जो मुझे असल में रिसीव हुई है। तो कैश सेल्स आफ्टर डिस्काउंट, यही वैल्यू मुझे बेटा प्लेस करनी है एंड दिस वैल्यू इज 269.8, गिव रेफरेंस ऑफ वर्किंग नंबर 1। अच्छा बेटा टोटल सेल्स में से कैश सेल्स आफ्टर डिस्काउंट इतना है, ये वैल्यू ग्रॉस सेल्स हैं। ग्रॉस सेल्स में से ग्रॉस कैश सेल्स माइनस होंगी तो मेरे पास ग्रॉस क्रेडिट सेल्स आएंगी। मुझे ग्रॉस क्रेडिट सेल्स चाहिए इस वक्त, क्योंकि अभी वो वाला पोर्शन रहता है। तो मुझे क्या करना है, अभी इसको ग्रॉस बैक करके प्री डिस्काउंट वैल्यू निकालनी है कैश सेल्स की, क्योंकि एक सिंपल सी मैथमेटिकल इक्वेशन है कि ग्रॉस सेल्स में से ग्रॉस कैश सेल्स माइनस होंगी तो आई विल गेट ग्रॉस क्रेडिट सेल्स। तो हम यूँ करते हैं कि बेशक चलें इसको कर ही लें, इसी को प्री कर लेते हैं। इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल D कह दूं तो ग्रॉस कैश सेल्स बेटा ये कैसे निकलेंगी, यहाँ पे लिख लेते हैं जी D ओवर 0.98 एंड लेट्स कॉल इट E, क्योंकि इसने भी आगे चलना है वर्किंग में। बताएं बेटा वैल्यू 275.3। ये ले बेटा, ये देखें टोटल सेल्स में से ये ग्रॉस कैश सेल्स माइनस करते हैं, C माइनस E, तो मेरे पास बेटा क्या आ जाएगा, ग्रॉस क्रेडिट सेल्स। ठीक है, C माइनस E। जी बेटा बताएं जरा, ये इसमें से ये माइनस किया, क्या वैल्यू बताइए,
1073.8। लो जी, ये वैल्यू मुझे चाहिए थी। क्रेडिट सेल्स मेरे पास आ गई, ओपनिंग डेटर्स हैं, क्लोजिंग डेटर्स हैं, बैलेंस क्या निकला? कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स। बेशक इसके बाद दिल करे तो टी अकाउंट बना लो, दिल कर रहा तो स्टेटमेंट से कर लो, आपकी मर्जी है। ओपनिंग में क्या ऐड होगा? सेल्स ऐड होगी माइनस क्लोजिंग, ऐसे ही होगा ना। लेकिन अगर टी अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं। तो यहीं से मैं बेटा कंटिन्यू करवा देता हूँ। ओपनिंग डेटर्स plus credit sales less closing debtors, you will get what? Cash received from credit sales। जी बेटा ओपनिंग डेटर्स कितने हैं? मेरा ख्याल पॉइंट नंबर 2 में है ओपनिंग डेटर्स 90 मिलियन। और बेटा उसने ये भी बताया हुआ है कि इसमें कितना इंक्रीज आएगा ओपनिंग डेटर्स में? 20%। तो 90 इंटू 1.2 वैल्यू बताएं। 108। एंड हाउ मेनी क्रेडिट सेल्स डिड वी कैलकुलेट? 1073.8। बताओ भाई कितना बना कैश रिसीव? चले लेट्स प्लेस इट है 1055.8। पीछे जो उसने सोल्यूशन किया है उसमें एरर है, छोटा सा एरर है। उसने वो वाली हरकत नहीं की जो कि मैंने आपको करवाई है, जो कि उस सवाल में जिसको मैंने रोज़ इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड वाला सवाल था, उसमें एग्जामिनर ने बिल्कुल सही सोल्यूशन किया हुआ। तो इसमें इस एग्जामिनर ने, ये सीए फाइनल का सवाल है, उसने क्या किया है? पिछले साल की रॉ मटेरियल कंजम्पशन पकड़ी है, उस पर इन्फ्लेशन लगा दिया सीधी 8% की। और यानी कि जो एरर विलावा वाली बात है, इन्फ्लेशन लगाया, वॉल्यूम लगाया और अगले साल की रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकाल ली, जो कि गलत है। और इसी गलती के बारे में तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि हम ये गलती नहीं कर सकते, क्योंकि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड FIFO है, इसके 2 हिस्से हैं, एक ओपनिंग, एक ड्यूरिंग द पीरियड। ओपनिंग शुड नॉट बी इन्फ्लेटेड, ड्यूरिंग द पीरियड परचेजेस का जो पोर्शन है दैट शुड बी इन्फ्लेटेड। चलें जी, यहाँ पे आ जाए सर। एक तो है कैश पेड टू सप्लायर्स एंड अदर एक्सपेंसेस। यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं, एनी क्वेश्चन? चलें इस पे बात करते हैं। बेटा यहाँ पे कहाँ से हम मूव कर सकते हैं? कल मैंने इस पर डिस्कशन की थी। रॉ मटेरियल्स के इन्वेंट्री के अकाउंट से हम क्या निकाल सकते हैं? परचेजेस। नंबर 1, परचेजेस जब आ जाएंगी तो फिर हम क्रेडिटर्स के अकाउंट से जाके कैश पेड कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पे आओ, ज़रा मैं इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करूँ आपके साथ। वर्किंग नंबर कौन सी है जी? अभी 1 ही बनाई है ना? 1 बनाई। वर्किंग नंबर 2 अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ तुम्हें, मैं ये मिटा दूंगा फिर मैं इसको दूसरे अंदाज से बना लूँगा। ये देखो ज़रा, मुझे ये चीज़ चाहिए इनमें से एज बैलेंसिंग फिगर। ठीक, ये वैल्यू मेरे पास है, बिल्कुल मौजूद है। ये वैल्यू भी मेरे पास है, सही वाली भी निकल आई है, वो देखिए मैंने निकाल ली हुई है, जिसके एक हिस्सा अनइन्फ्लेटेड एक हिस्सा इन्फ्लेटेड, वो भी है। ठीक है, मुझे ये चाहिए, जब ये मिल जाएगा तो मैं ये बैलेंसिंग निकाल सकता हूँ। ये कैसे निकल सकता है? सवाल में डाटा मौजूद है। उसने कहा है कि हम अपने पास रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कितने दिनों की कंजम्पशन के बराबर रखते हैं, बताया हुआ है ना? कहाँ बताया हुआ? ये बताया हुआ है पॉइंट नंबर 7 में। कह रहा है बेटा रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वुड बी मेंटेन्ड एट 30 डेज कंजम्पशन। यानी कि अगर मेरे पास कंजम्पशन हो तो ओवर 360 इंटू 30 करूंगा तो एवरेज इन्वेंट्री भी वही है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी वही है। अच्छा, अगेन मसला इसमें क्लोजिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, इधर देखें, क्लोजिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री FIFO चल रहा है, ये किस रेट पे होनी चाहिए? FIFO है लेटेस्ट रेट पे, यानी कि जिस रेट पे परचेजेस हुई, ओपनिंग वाले पे नहीं। अब अगर मैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन की वैल्यू, ये ध्यान से सुनना है, अगर मैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन की वो वाली वैल्यू जो मैंने सही कैलकुलेट की है, जिसका एक हिस्सा इन्फ्लेटेड है और एक हिस्सा अनइन्फ्लेटेड है, यानी कि जो ओपनिंग वाला हिस्सा है, ऐसा ही है ना, इसके 2 हिस्से, अगर इसकी बेस पे क्लोजिंग निकालूंगा तो जो क्लोजिंग निकलेगी उसका भी एक हिस्सा अनइन्फ्लेटेड होगा, एक हिस्सा इन्फ्लेटेड। ये भी एक मसला।
अब इसको हैंडल करने का क्या तरीका है? वही वाला तरीका जो मैंने वहां यूज किया बेटा, वही यहां यूज करेंगे। मैं वही रॉ मटेरियल कंजम्पशन लूंगा जो कि क्या होगी, ऑफ नेक्स्ट ईयर एट प्रीवियस ईयर्स प्राइस। वही रॉ मटेरियल कंजम्पशन लूंगा, उसी के बेसिस पे क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालूंगा, तो क्या निकलेगी, ये भी वही निकलेगी, ऑफ द नेक्स्ट ईयर एट प्रीवियस ईयर्स प्राइस, जो कि इन्फ्लेटेड नहीं होगी। क्योंकि जब जिस चीज को बेस बना के मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है, अगर वही अनइन्फ्लेटेड है तो ये भी अनइन्फ्लेटेड निकलेगी। आई विल हैव द ओपनिंग इन्वेंट्री, वो पहली अनइन्फ्लेटेड थी, ये भी अनइन्फ्लेटेड, ये भी अनइन्फ्लेटेड, जो बैलेंसिंग रॉ मटेरियल परचेजेस निकलेगी वो भी अनइन्फ्लेटेड, उसको पकड़ के स्ट्रेट अवे मैं इन्फ्लेट कर सकता हूँ। दैट इज द प्रॉपर फिगर ऑफ परचेजेस। ये एक मिस मैच है जो कि हमेशा बेटा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर FIFO चल रहा होगा। वाइट वेटेड एवरेज में ये मसले नहीं आते। फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बेटा क्यों ये काम किया, पहले मैंने आपको समझाया कि रॉ मटेरियल कंजम्पशन अगर तो जैसे FIFO के तहत मैंने वहाँ पे बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है, जिसके दो हिस्से हैं, इन्फ्लेटेड और अनइन्फ्लेटेड। इसकी बेस पे जब मैं वो एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगा के तो क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालूंगा, वो भी फिर एक हिस्सा उसका इन्फ्लेटेड, एक हिस्सा अनइन्फ्लेटेड होगा, जबकि क्लोजिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होनी ही इन्फ्लेटेड ड्यूरिंग द पीरियड वाले रेट पे चाहिए। इस डिस्टॉर्शन को खत्म करने का तरीका मैंने आपको बता रहा हूं, और वो क्या है, बिल्कुल वही जो मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूं। मैं वही रॉ मटेरियल कंजम्पशन लूंगा जो कि फॉर द नेक्स्ट ईयर है एट प्रीवियस ईयर्स प्राइस, सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक इंपैक्ट बिल्ट इन करूंगा, उसी बेसिस पे मैं क्लोजिंग रॉ मटेरियल कैलकुलेट करूंगा। दिस विल बी अनइन्फ्लेटेड, दिस विल बी अनइन्फ्लेटेड, दिस विल बी अनइन्फ्लेटेड, द बैलेंसिंग फिगर ऑफ परचेजेस दैट विल बी कैलकुलेटेड विल आल्सो बी अनइन्फ्लेटेड। ये प्योर प्रॉपर फिगर आ जाएगी। इसको हम कहेंगे फिर पता क्या, परचेजेस ऑफ द नेक्स्ट ईयर लेकिन एट प्रीवियस ईयर्स प्राइस। उसको पकड़ के आप पूरे का पूरा इन्फ्लेट करें, वो प्रॉपर फिगर। बात समझ रहे हैं? सो ये एक स्टेप हमें करना पड़ेगा बेटा यहाँ पे। ये और भी एक सवाल है और उसमें भी ये चीज़ है कैफ लेवल का ये चीज़ भी एग्जामिनर ने की हुई, इसके एग्जामिनर ने, सीए फाइनल के एग्जामिनर। चलें, सो नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट रॉ मटेरियल परचेजेस। ये देखें, यहाँ लिख लेते हैं बल्कि कि हम क्या कैलकुलेट करने लगे हैं, कैश पेड टू सप्लायर्स। ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है हमारा, लेकिन ज़ाहिर है वर्किंग बेटा शुरू परचेजेस से होगी, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के अकाउंट से। ये देखो, रॉ मटेरियल कंजम्पशन ऑफ नेक्स्ट ईयर एट प्रीवियस ईयर्स प्राइस, वो मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ। वो देखो वहाँ पे जब मैंने वो वर्किंग की है तो मैंने वो पहले कैलकुलेट किया है। वो देखो टॉप पे ये कितनी है, 303.2, 303.2। अच्छा, इसकी बेसिस में मैं बेटा क्या निकालने लगा हूँ, क्लोजिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, यानी एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के फॉर्मूला से। ये देखें क्लोजिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, इसी को पकड़ो, 303.2 ओवर, इसने साल के दिन बताए हुए 360 डेज, बिल्कुल बताया हुआ ओवर 360। अगर वैसे नहीं बताता, ये मैंने वैसे इस पर आपसे बात की हुई है, आप 365 भी यूज़ कर सकते हो, 360 भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब खुद कहता है फिर आपने बेटा वही यूज़ करने हैं जो सवाल में कहता है। 360 इंटू 30 डेज, वैल्यू बताएं, 25.27। ये भी अगले साल का वॉल्यूम के इम्पैक्ट के साथ, लेकिन अनइन्फ्लेटेड। क्लोजिंग भी इसकी बेस पे जो निकला अनइन्फ्लेटेड, माइनस करने लगा ओपनिंग रॉ मटेरियल, वो पहले ही अनइन्फ्लेटेड था। कितनी वैल्यू थी, 21.06, 21.06। सो दिस इज टेक्निकली योर रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट एंड द बैलेंसिंग फिगर दैट यू हैव गॉट एज रॉ मटेरियल परचेजेस। आगे लिख देता हूँ, ये क्या है, नेक्स्ट ईयर एट प्रीवियस ईयर्स प्राइस। वैल्यू बताएं, $307.4। वेरीफाई करना बेटा, ठीक है। ठीक है, चलो 307.4। अब इसको बेटा पकड़, इसको मैंने पी कह दिया, इसको इन्फ्लेट कर दें, क्योंकि ये टोटल परचेजेस है। वो तो था ना उसमें पोर्शन ऑफ द परचेजेस जो कि कंज्यूम हुआ है, ये तो टोटल परचेजेस है, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर पूरी निकाल ली, बस इन्फ्लेटेड नहीं है, इसको इन्फ्लेट कर लेते हैं। रॉ मटेरियल परचेजेस या सिंपल परचेजेस भी बोल सकते हैं, P इंटू व्हाट इज द इन्फ्लेशन, 8%। रॉ मटेरियल्स की इन्फ्लेशन 8% है, बताएं जी। 307.4 इंटू 1.08, 331.999, तो 332 कर लेते हैं। ठीक है जी। रॉ मटेरियल परचेजेस, ये परचेजेस ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स मिला के क्या बनाएगा, कैश पेड टू सप्लायर्स। अब मैं क्रेडिटर्स का अकाउंट ओपन करने लगा हूं। ये अकाउंट बेटा किसका था,
रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का। लेट्स नाउ गो टू द अकाउंट ऑफ क्रेडिटर्स। अगेन आपको बेटा खुली छूट है, आप अगर टी अकाउंट बनाना चाहते हो बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चले बेटा, ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं, जरा पॉइंट नंबर 2 पढ़ के बताओ। हैं 40 मिलियन। बेटा ऐड होंगी क्रेडिट परचेजेस हैं जी, और माइनस होगा क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ऐसे ही। और क्या निकलेगा बैलेंसिंग, कैश पेड टू सप्लायर्स। परचेजेस कितनी निकाली अभी हमने, ये 332। क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिए नहीं है, कैसे निकलवाए हैं उसने, कल मैंने इस पे बात की थी। ये जो क्रेडिटर्स हैं, एवरेज क्रेडिटर्स किससे निकलते हैं, परचेजेस की बेसिस पे। परचेजेस ओवर 360 इंटू उसने बताया हुआ है परचेजेस कितनी देर बाद पे होते हैं, पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, 60 डेज बाद। अदर एक्सपेंसेस 35 दिनों बाद पे होते हैं। तो देखिए सर, एवरेज क्रेडिटर्स के फॉर्मूले से मैं कैलकुलेट करने लगा हूं, 332 परचेजेस ओवर 360 इंटू 60 सर है डबल 5.33। चलें बताएं जी, कैश पेड टू सप्लायर्स कितने, 316.67। वेरीफाई कर लें बेटा, ठीक है, 316.67। गिव रेफरेंस ऑफ वर्किंग नंबर 2। यहां तक बेटा कोई सवाल है तो बताएं। चले आगे, अब निकालते हैं कैश पेड टू या कैश पेड फॉर अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस का बेटा जो मैंने कल डिस्कशन कर रहा था, अब ये देखो अदर कौन से एक्सपेंसेस हैं। ये जो कंजम्पशन है, इसके लिए जो रॉ मटेरियल खरीदा उसकी जो पेमेंट थी वो तो यहाँ पे आ गई। बाकी एक्सपेंसेस कौन से हैं, एक तो ये देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में छुपे हुए हैं, ये एक्सपेंसेस हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में अदर एक्सपेंसेस। फिर ऑपरेटिंग में अदर एक्सपेंसेस कौन से हैं, वो देखो अभी तक हमने उसको नहीं छेड़ा, वो है पॉइंट नंबर 5 में उसने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट बेटा लास्ट ईयर भी उसने बताई हुई है 100 मिलियन की है। इसमें जो पॉइंट नंबर 5 में बता रहा है 9 मिलियन बेटा डेप्रिसिएशन है, 16 मिलियन इसमें एडवर्टीजमेंट है, और बाकी जो 75 मिलियन है ये वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ये है आपके अदर अखराजात कुल मिला के। इनका जो पेएबल बनेगा, जो इनका जो पेएबल का अकाउंट है उसमें से कैश पेड फॉर अदर एक्सपेंस, अदर से मुराद उसमें अदर कह दिया, इसका मतलब है उसमें सारे दीगर अखराजात का वर्ड है, क्योंकि बेटा हर एक का पेएबल खड़ा हो सकता है। और उसके लिए उसने बताया हुआ है ये कितनी देर बाद पे होते हैं, 35 दिनों बाद। तो आई विल हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द अदर एक्सपेंसेस, ताकि उसकी बेसिस पे क्लोजिंग पेएबल निकले, और फिर पिछले साल के अदर एक्सपेंसेस की बेसिस पे पिछले साल के क्लोजिंग निकलेंगे, क्योंकि डाटा नहीं है ना, ओपनिंग का मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो बैलेंसिंग क्या निकलेगा, कैश पेड। आए जरा क्लियर करें भाई, यूँ करते हैं, ये जो जगह बची है ना हमारे पास, इसमें हम कुछ चीज़ें गुजरने की कोशिश करते हैं। क्या वर्किंग है जी हमारे पास, वर्किंग नंबर 3 यहाँ भी कर सकते हैं, देखना तेरा नज़र आता तो। ऑपरेटिंग कॉस्ट बेटा कितनी है लास्ट ईयर की, 100 मिलियन। इसको ज़रा बाइफरकेट कर लेते ना ताकि पहले चीज़ें तोड़ लें। इसमें बेटा एक हिस्सा है डेप्रिसिएशन का, कितना, 9 मिलियन, ठीक है जी। और इसके अलावा क्या है एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है 16 मिलियन। और बेटा आपका जो वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कितना है इसमें से, ज़रा बैलेंसिंग निकाल दो मुझे, मेरा ख्याल 25 ही बनेगा ना, बात भी की है हमने, सॉरी 75 बनेगा, है ना, 75। अब जब अगले साल, ये देखो ये तो है पिछले साल की वैल्यूज़, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में भी जो वेरिएबल और फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट है ये पिछले साल की वैल्यूज़ है, ये और ये अगले साल की वैल्यूज़। आई हैव ऑल द डाटा, डाटा में कोई कमी वगैरह नहीं है। मैं ज़रा अनसर्कल कर लेता हूँ जो रेलेवेंट है। ये देखो ये पिछले साल का बेटा, ये अगले साल। अब ये नहीं लेना, डेप्रिसिएशन नहीं लेना, इसका कौन सा को पेबल खड़ा होता है, डेप्रिसिएशन खर्चे लेने हैं जो कि जिनके पेबल्स खड़े होते हैं। अब ये देखो बेटा ये लास्ट ईयर की वैल्यूज़ है, और अब हम
नेक्स्ट ईयर की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं, सारा डाटा रुपीज़ इन मिलियन में। जी ये देखें, जो 16 मिलियन है इस पर क्या इफेक्ट करेगा, उसने इन्फ्लेशन दोनों की दी हुई है। इसी पॉइंट को देखो, पॉइंट नंबर 5 को दी हुई है उसने इन्फ्लेशन। यस बेटा 6% इन्फ्लेशन है एडवर्टीजमेंट पे, और जो वेरिएबल का हिस्सा है उस पर 10% की इन्फ्लेशन है। लेकिन एडवर्टीजमेंट जो है बेटा दैट इज़ फिक्स्ड इन नेचर, ऐसा ही है, क्योंकि उसने क्या कहा है, वो कह रहा है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में 9 मिलियन डेप्रिसिएशन है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा 16 है, ऑल अदर कॉस्ट वेरी इन लाइन विद द इन्फ्लेशन। इसका मतलब है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इन्फ्लेशन से इफेक्ट नहीं होती। और मुझे अभी भी याद है जब आप कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस पढ़ते हो, CVP एनालिसिस, वहाँ पे बेशतर औकात सेल्स कैंपेन एडवर्टीजमेंट का खर्चा आता था, बाय डिफ़ॉल्ट हम एज्यूम करते थे कि ये फिक्स्ड इन नेचर होता है। बहरहाल उसने यहाँ पे भी इंडिकेशन दे दी है। तो बेटा एडवर्टीजमेंट विल ओनली बी इफेक्टेड विद द इन्फ्लेशन ऑफ 6%, 6% है ना इसकी, 6%। लेकिन जो बेटा आपका ये वाला खर्चा है 75 वाला, इट विल बी इफेक्टेड बाय बोथ इन्फ्लेशन एंड वॉल्यूम। जी 1.1 ये बेटा इसकी इन्फ्लेशन है यानी 10%, और वॉल्यूमेट्रिक 1.2। वैल्यू बताओ जरा मुझे दोनों की, डेप्रिसिएशन को नहीं लेना क्योंकि अभी तो हमें एक्सपेंसेस चाहिए जिनका पेएबल खड़ा होता है। 16 इंटू 1.06 16.96, ये बताएं 75 इंटू 1.1 इंटू 1.2 90 99। चलो ये देखो जरा, पिछले साल के अदर एक्सपेंसेस कौन से, ये और ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में छुपे हुए थे, और पिछले साल के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये भी अदर एक्सपेंसेस हैं जो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में छुपे हुए थे 16, और ये डेप्रिसिएशन ही लेनी। अगले साल के कौन से खर्चे हैं, ये, और यहाँ से 16.96 और 99। अब ये देखो अदर पेबल्स के अकाउंट में तुम जाओगे, एक्सपेंसेस एक तरफ, मैं चलो बना ही देता हूँ, मैं टी अकाउंट ही बना देता हूँ क्योंकि ये ज़रा हट के होता है। ये देखें क्या वर्किंग है जी हमारी, इसको कंटिन्यू करवाना, वर्किंग 3 कंटिन्यू। ये देखो बेटा अदर पेबल्स, जैसे क्रेडिटर्स का अकाउंट था इस तरह से अदर पेबल्स का अकाउंट है बेटा। ओपनिंग बैलेंस इस तरफ आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बेटा आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, कैश पेड। ये बेटा बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट हो रहा होगा। अब देखें बेटा अदर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर जो हैं इसकी बेसिस पे क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा। जैसे हम एवरेज अदर पेएबल्स का मैंने फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है आपको, एवरेज अदर पेएबल्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस फॉर द ईयर ओवर 360 इंटू यहाँ पे 35 है, ठीक है। बस एक्सपेंसेस इकट्ठे करने हैं और कुछ भी नहीं करना। तो मैं यूँ करता हूँ, यहाँ पे ज़रा डिटेल बना लेते हैं। ये देखो अदर एक्सपेंसेस की कंप्यूट हुए हुए हैं, अदर एक्सपेंसेस लास्ट ईयर और अदर एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर, ये दोनों को सिर्फ ऐड ही करना है यहाँ पे। ये देखो ज़रा मुझे ऐड करके बेटा वैल्यूज़ बतानी है आपने। लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस, ये देखो ये वैल्यू, ये देखें 324.9, इधर लिख लेते हैं चला, 324.9 प्लस सॉरी ये नहीं, ये तो टोटल वैल्यू है, इसमें तो डेप्रिसिएशन भी है, ये वाली वैल्यू डेप्रिसिएशन ही लेनी। 144 में डेप्रिसिएशन शामिल है, हमने ये वाली लेनी है जो अदर कन्वर्जन कॉस्ट है 141.4, ठीक है जी। और यहाँ से ये वाले दो खर्चे 16 और 75, डबल 557.3। इसका बेटा रेफरेंस दे दो यहाँ पे, ये आपने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ, ठीक है। इसकी बेसिस पे क्लोजिंग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 557.3 ओवर 360 इंटू 35, इसकी बेसिस पे क्लोजिंग निकालें। ये ज़रा वैसे वैल्यूज़ भी वेरीफाई करते जाएं कि वैल्यू सही कैलकुलेट हो रही।
सॉरी 54.2। और पिछले साल के एक्सपेंसेस, ओहो यार ये वैल्यूज़ मैंने लास्ट ईयर के कैलकुलेट करवा के ड्यूरिंग द ईयर में प्लेस कर दी है, सॉरी मिस्टेक हो गई मेरी। ये तो लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस, इसकी बेसिस पे ओपनिंग कैलकुलेट होगा, हैं। चलिए पहले ये वाली वैल्यूज़ बता दें, पहले हमें वैल्यूज़ पूरी कर लेनी चाहिए, मेरे से मिस्टेक हो गई। ये दो वैल्यूज़ और ये दो वैल्यूज़, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज़। ये मैं पहले लिख देता हूँ, 428.8 प्लस 149.8 प्लस वहाँ से 16.96 प्लस 99, ये है नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस। ये यहाँ पे सॉरी आने चाहिए। इसका लगा लेते हैं डबल स्टैरिक, ठीक है। चलो अब बताओ, 694.56, ठीक है जी। और यहाँ पे हम ज़रा बोल इसकी बेसिस पे क्लोजिंग निकाल लेते हैं। 694.96 ओवर 360 इंटू 35 हैं 67.5। ये कैलकुलेट हो गया, और अब बेटा ये जो लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस हैं इसकी बेसिस पे ओपनिंग बैलेंस, ये देखें। पहले ज़रा अदर एक्सपेंसेस बता दें कितने लास्ट ईयर के टोटल अदर एक्सपेंसेस कितने? 557.3। चलें ये देखें, 557.3 ओवर 360 इंटू 35। उसने कोई इंडिकेशन नहीं दी मुझे कि पिछले साल जो पेएबल टर्नओवर इन डेज था वो कुछ और था। अगर वो कह देता कि पिछले साल कुछ और था फिर मैं वो वाली यूज़ करता। अभी मैंने ये अज्यूम ही किया है कि पिछले साल भी वही है। वैल्यू बताएं, 54.1 लें जी। बैलेंस बताएं, कैश पेड सॉरी 681.24। करो जी एडजस्ट सारा। $281.29। और ये कैश इंक्रीज है कि डिक्रीज है? कैश इनफ्लो ज़्यादा है या आउटफ्लो ज़्यादा है? ओके। एक मिनट, मैं सिर्फ ज़रा इसकी वैल्यूज़ थोड़ी सी ज़रा देख लूँ, फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसका सोल्यूशन छोड़ दें जो इसने बनाया हुआ है, आपने इसी को यूज़ करना है।
बिल्कुल ठीक। सिर्फ ये दोनों कैश सेल्स को ज़रा सॉरी कैश और क्रेडिट सेल्स से जो रिकवरीज हैं इनको ऐड करके बताओ ज़रा वैल्यू कितनी है ये दोनों को। 269.8 प्लस 1055.8, दोनों रिकवरीज को ऐड करें। ये दोनों बिल्कुल ठीक। चलें स्क्रीनशॉट ले लेना। वो मैंने बेटा शुरू में ही बात कर ली थी कि आपके ऊपर काफ़ी खुली छूट होती है। बड़ा सिंपल सा इसका फॉर्मेट आप यूज़ कर लें। कैश बजट के लिए आप कैश इनफ्लोज की हेडिंग दें, कैश आउटफ्लोज की हेडिंग दें, उसके अंदर जो जो चीज़ें आती हैं आप प्लेस करते हैं। नहीं वो आपने आप हार्ड एंड फास्ट रूल फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने काफ़ी सवाल किए हैं, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस बजट में भी ये चीज़ बहुत क्लियर बड़ी डिटेल में बताई थी कि हाँ अगर तो वो बेटा आप पे पाबंदी आयद कर देता है कि एंटिटी मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ करती है तो फिर आपको बेटा उसी अंदाज में यानी कि सेल्स में से सारे पहले वेरिएबल खर्चे माइनस करो, कंट्रीब्यूशन निकालो और फिर फिक्स खर्चे माइनस करो। अगर वो ये पाबंदी लगाता है, पाबंदी क्या बताता है कि कंपनी की पॉलिसी है कि वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करती है, तो फिर बेटा उस सूरत में आप अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मतलब क्या करो, सेल्स में से पहले सारे प्रोडक्शन खर्चे माइनस कर लो, भले वो वेरिएबल हो भले फिक्स्ड हो, फिर जीपी निकालो, उसके बाद सारे के सारे आप नॉन प्रोडक्शन खर्चे माइनस करें। लेकिन अगर कुछ नहीं बताया हुआ, बस कह रहा है कि बस प्रॉफिट लॉस बजट बनाएं, तो ठीक है आप सेल्स पकड़ें उसमें से सारे के सारे खर्चे माइनस कर दें, यहाँ तक भी कर सकते हैं क्योंकि ये कोई आप अकाउंटिंग का सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ रहे हैं, ये तो बजट्स हैं। लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि अगर कोई किसी किस्म का बिल्कुल ही बेढंगा किस्म का हो तो वो ज़रा इंप्रेशन भी बुरा पड़ता है। तो जैसे एक कैश बजट में तो टेंशन ही कोई नहीं होती ना, आपने बस सिंपल सा काम इनफ्लोज आउटफ्लोज, हर तरह का इनफ्लो हर तरह का आउटफ्लो, नॉन कैश आइटम नहीं आएंगे। तो ये इस लिहाज से बेटा बड़ा अच्छा सवाल है कि इसमें देखो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, एक भी चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं है, लेकिन आपको समझ आई है कैश बजट में भी जब तुम अपना कैश बजट नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो तो यही नहीं टी अकाउंट्स में से चीज़ें नहीं निकलती, यहीं से निकलती हैं। अगर तुम डायरेक्ट मेथड फॉलो करते हो फॉर एग्जांपल तो यह ऐसे ही करते हैं ना, ओपनिंग क्लोजिंग ड्यूरिंग द पीरियड परचेजेज होती हैं या तुम्हारे सेल्स होती हैं, बैलेंसिंग कैश रिसीव्ड कैश पेड हो रहा होता है। लेकिन तुम्हें यहाँ पर नई चीज़ क्या नज़र आई, ओपनिंग क्लोजिंग उसने तुम्हें उसके कैलकुलेशन में तंगी की है कि वो तुमसे कैलकुलेट करवाया, क्योंकि तुम अब तो ये चीज़ें पढ़ चुके हो कि भाई एवरेज क्रेडिटर्स कैसे निकलते हैं, एवरेज डेटर्स कैसे निकलते हैं, और वही बेटा आपके क्लोजिंग भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसने वर्किंग्स करवाई हैं। बाकी क्या है, मार्कअप के कॉन्सेप्ट है, सेल्स निकाल रहे हो, देखो डिस्काउंट था वो माइनस किया तो बाकी आपकी क्रेडिट सेल्स निकलाई और दीगर चीज़ें, मतलब अगेन ये सारी की सारी आपकी क्या किन चीज़ों पे बेस्ड है बेटा, मैथमेटिक्स पे, बेसिक कॉस्टिंग पे और सिनेरियो है सारे का सारा। वाओ, सिनेरियो पढ़ेंगे तो ज़्यादा होगा।